हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो जीके जीएस सामान्य अध्ययन की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज के वन लाइन क्वेश्चन आंसर को, जो आपकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, फर्न मौत से भिन्न होता है क्यों? जो फर्न है वो मौत से किस लिए भिन्न होता है? क्योंकि इनमें संवहन ऊतक होता है। नेक्स्ट देखेंगे, वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, जबकि पोलो में यदि बात की जाए तो पोलो में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वह होती है 4, जबकि वाटर पोलो में 7 होती है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, और नेक्स्ट है आपके सामने, क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट के पिच की लंबाई 20.12 मीटर होती है। और क्रिकेट किस देश का राष्ट्रीय खेल है? किस देश ने क्रिकेट को जन्म दिया है? तो क्रिकेट का जन्मदाता है इंग्लैंड। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या भी ध्यान रखेंगे। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 है। इसका जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड है। इसके पिच की लंबाई कितनी होती है? 20.12 मीटर होती है। अगला प्रश्न है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप फुटबॉल के खेल से संबंधित है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ये कप आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके साथ साथ आप याद रखेंगे कि थॉमस कप का संबंध किससे है और उबेर कप का संबंध किससे है? तो थॉमस कप और उबेर कप, ये दोनों ही कप का संबंध आपके टेबल टेनिस से है। किससे है? टेबल टेनिस से है। लेकिन इनमें अंतर क्या है? तो जो ये थॉमस कप है ये पुरुषों का जो है खेल है, और उबेर कप है ये महिलाओं का टूर्नामेंट है। तो महिला टूर्नामेंट उबेर कप, थॉमस कप पुरुष टूर्नामेंट है। दोनों का संबंध किससे है? तो टेबल टेनिस से है। अगला प्रश्न देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जासूसी उपन्यास द अनटचेबल का लेखक कौन है? तो जासूसी उपन्यास द अनटचेबल के लेखक हैं जॉन वान विले। जॉन वान विले द उपन्यास आपका है द अनटचेबल के लेखक हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम जासूसी ग्रंथ कौन सा है, प्रथम जासूसी ग्रंथ कौन सा है, तो याद रखेंगे वह है आपका मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। और इसके रचनाकार कौन है? वह है विशाख दत्त। विशाख दत्त। तो प्रथम जासूसी ग्रंथ कौन सा है? मुद्रा राक्षस। लेखक कौन है? विशाख दत्त। और अगर यह पूछ लिया जाए कि द अनटचेबल के लेखक कौन है, ये भी आपका एक जासूसी उपन्यास है और जिसके लेखक हैं जॉन वानविले। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष पद पर चुने जाने वाले प्रथम दलित कौन थे? तो लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने जाने वाले प्रथम जो दलित थे वह थे आपके जीएमसी बाल योगी। जीएमसी बाल योगी। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला जी। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, संत कबीर का महाप्रयाण स्थल कहाँ है? तो जो कबीर का महाप्रयाण स्थल, यानी कि जहाँ पर उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो गई है, जहाँ उनकी समाधि है, तो वह है आपका मगहर में। और कबीर की जो रचनाएं हैं वह बहुत ही प्रसिद्ध हैं और कई बार पूछी जाती हैं। साखी, सबद, रमैनी। साखी, सबद, रमैनी ये किनकी रचनाएं हैं? तो ये कबीर की रचनाएं हैं। और इसके साथ साथ इनका जो महाप्रयाण स्थल है, इनकी समाधि है, वह कहाँ पर स्थित की गई है? मगहर में स्थित की गई है। अगला प्रश्न है, विक्रमांक देवचरित का लेखक विल्हड़ किस शासक का दरबारी कवि था? तो जो विल्हड़ था जिसने विक्रमांक देवचरित की रचना की थी, वह कल्याणी के चालुक्य वंश के प्रतापी शासक विक्रमादित्य श्रेष्ठ का जो है दरबारी कवि था। सीधी सी लाइन में याद रखेंगे कि विल्हड़ जिसने विक्रमांक देवचरित की रचना की थी, वह चालुक्य वंश के विक्रमादित्य श्रेष्ठ के दरबार में रहने वाला कवि था। अगला प्रश्न देखेंगे, चीनी यात्री वेनशोंग कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के दरबार में कितने वर्षों तक रहकर स्वदेश को प्रस्थान किया? यानी कि आपके जो चीनी यात्री आया था चीन से, उसका नाम क्या था? तो वेनशोंग था। और वह किसके शासनकाल में आया था? तो हर्ष यानी कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और राजा हर्षवर्धन कहाँ के शासक थे? तो राजा हर्षवर्धन कन्नौज के शासक थे। और इनके शासन में रह करके जो वेनशोंग है, इसने करीब 8 वर्षों तक, यानी कि 635 ईस्वी से लेकर के 643 ईस्वी तक इनके शासन में रहा
और यहाँ से ग्रंथों का अध्ययन किया और यहाँ के रीति रिवाज परंपराओं के बारे में जो है लिख करके अपने देश को लेकर के गया था। तो वह यहाँ क्यों आया था? अध्ययन करने के लिए आया था, ग्रंथों को जो है पढ़ने के लिए आया था। किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और इसकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है सी यू की। याद रखेंगे, सी यू की नामक रचना किसकी है? तो वेनशोंग की है। वेनशोंग की रचना का क्या नाम है? सी यू की। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट याद रखेंगे कि इसी के साथ आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन सा जो है विदेशी यात्री आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन सा विदेशी यात्री आया था? तो उसका नाम था आपके फाहियान। फाहियान जो था वह किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ये दोनों प्रश्न सबसे ज़्यादा आपके अब तक के पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक हैं। किस चोल शासक ने पश्चिमी चालुक्य वंश का कुंडल संगम के मैदान में पराजित कर तुंगभद्रा नदी के किनारे एक विजय स्तंभ की स्थापना की थी? सीधा सा प्रश्न कह रहा है कि जो है पश्चिम चालुक्य का कुंडल संगमम के मैदान में पराजित कर तुंगभद्रा नदी के किनारे विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? प्रश्न इतना लंबा नहीं बल्कि सीधा पूछा जाएगा कि तुंगभद्रा नदी के किनारे विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी, या वह कौन सा चोल शासक था जिसने विजय स्तंभ की स्थापना की थी? तो वह थे आपके वीर राजेंद्र। कौन थे? वीर राजेंद्र। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट है कि चालुक्य वंश के किस शासक का उल्लेख अभिलेखों में त्रय राज्य पल्लवित के नाम रूप में किया गया है? तो त्रय राज्य पल्लवित के रूप में किस शासक का उल्लेख मिलता है अभिलेखों में? तो वह है आपके विनयादित्य का। विनयादित्य यानी विक्रमादित्य का प्रथम पुत्र। विक्रमादित्य प्रथम का जो पुत्र था उसका नाम था विनयादित्य, और उसका जो उल्लेख है वह अभिलेखों में त्रैराज्य पल्लवती के नाम से मिलता है। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो थे वह थे आपके सहजानंद सरस्वती। सत्याग्रह समिति की स्थापना भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की गई। इसके संस्थापक कौन थे? तो सत्याग्रह समिति और भारत छोड़ो आंदोलन के समय इसकी स्थापना की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन आपका 6 अगस्त 1942 से आपका प्रारंभ हो गया था, और यहाँ पर सत्याग्रह समिति की जो स्थापना की थी वह की थी सुचेता कृपलानी ने। और सुचेता कृपलानी आपकी पहली जो है महिला मुख्यमंत्री रहने वाली हैं। और कहाँ की थी? तो उत्तर प्रदेश की थी। नेक्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू ने किस गुमराह देशभक्त की संज्ञा दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने किसे गुमराह देशभक्त की संज्ञा दी थी? तो वह दी थी आज़ाद हिंद फौज के जवानों को। आज़ाद हिंद फौज के जो जवान थे उनको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गुमराह देशभक्त की संज्ञा दी गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पल्लव वंशीय शासक ने मंदिर निर्माण शैली में एक नई शैली राज सिंह शैली का प्रयोग किया था? तो वह कौन सा पल्लव शासक था जिसने मंदिरों के निर्माण के लिए जो है जिस शैली का प्रयोग किया था उसे राज सिंह शैली के नाम से जाना गया? तो वह थे आपके नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय पल्लव शासक ने मंदिरों के निर्माण के लिए राज सिंह शैली का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से उद्धत है, मतलब कहाँ से लिया गया है? तो यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते। ये कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट है कि गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? क्लासिकल युग से आपका मतलब हो जाएगा सांस्कृतिक युग। ये इतिहास में सांस्कृतिक युग का चरमोत्कर्ष काल जो कहलाने वाला था वह था आपका गुप्त काल। और ऐसा ही क्यों कहलाया? क्योंकि कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण गुप्त काल एक ऐसा काल आया जहां पर मंदिर बनाने की कला का उदय हुआ। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि मंदिर निर्माण की शैली का जो उदय है, मंदिर निर्माण कला का जो उदय है वह किस काल में चरमोत्कर्ष पर हुआ? मंदिर निर्माण की शैली का उदय किस काल में हुआ? तो उत्तर हो जाएगा गुप्त काल में। और गुप्त काल को ही संस्कृति का चरमोत्कर्ष काल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस घटना के संदर्भ में
किस घटना के संदर्भ में मोतीलाल नेहरू ने कहा था, यदि कन्याकुमारी के एक गांव में अहिंसा का पालन नहीं किया तो इसकी सजा हिमालय के एक गांव को क्यों मिलनी चाहिए? यह इन्होंने कहा था असहयोग आंदोलन के स्थगन पर। असहयोग आंदोलन के स्थगन पर मोतीलाल नेहरू जी ने यह कहा था कि यदि कन्याकुमारी के एक गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया तो इसकी सजा हिमालय के एक गांव को क्यों मिलनी चाहिए। इस प्रकार के कथन भी आपके यदा कदा पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि 1952 में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस देश के तकनीकी सहयोग से संभव हुई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिर्फ इतना पूछा जाता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना कब की गई, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो कब किया गया था? 1952 यानी कि 1952 में। और किस देश के सहयोग से किया गया था? तो ये किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल के दौरान एक वर्ष के सर्वाधिक अध्यादेश यानी कि 29 दिन तक जो अध्यादेश जारी किए? तो किस राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल के दौरान एक वर्ष में सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए? मतलब एक वर्ष के अंतर्गत उन्होंने 29 बार अध्यादेश जारी कर दिया और ऐसा करने वाले थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद ने अपने कार्यकाल के दौरान में सबसे अधिक अध्यादेश जारी किए थे। नेक्स्ट है कि लोकसभा के सदस्य किस विशेषाधिकार के उल्लंघन एवं अवमानना के लिए लोकसभा के 17 विषाणु होने तक निष्कासित और जेल भेजे गए थे? तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी। जो इंदिरा गांधी थी उनको 17 विषाणु के निष्कासित होने और जेल भेजे जाने का जो कारण था वह यह था कि उन्होंने विशेषाधिकार के उल्लंघन एवं अवमानना की थी। अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सूर्य की किरणों का आपतन कोण कितने अंशों के बीच पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो सूर्य की किरणों का आपतन कोण है वह 43.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में पाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नगर कौन सा है? तो लहासा आपका सबसे ऊंचाई पर स्थित नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की नैन्सी तथा मेत्स नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये भारी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 1972-73 में रोजगार गारंटी कार्यक्रम, सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1972 या 73 में। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम आरंभ हुआ था? तो रोजगार गारंटी कार्यक्रम भारत के महाराष्ट्र में सबसे पहले 1972-73 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब की गई? तो भारत में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 में की गई। राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना कब की गई? 1938 में। रोजगार गारंटी अधिनियम की स्थापना कब की गई? 1972-73 में। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना कब की गई? 1952 में। ये सारे सन जो हैं आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई के आधारभूत इकाइयों की संख्या कितनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई में जो आधारभूत इकाइयां हैं उनकी संख्या कुल 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूरोपीय संघ के कितने राष्ट्रों ने यूरो मुद्रा को अभी तक अपनाया है? तो ऐसे कितने राष्ट्र हैं? कुल 17 राष्ट्र हैं। अगला प्रश्न है, वह गति जो एक निश्चित अंतराल पर अपनी पुनरावृत्ति करे क्या कहलाती है? तो मान लीजिए कोई वस्तु है वह यहाँ से यहाँ तक गति कर रही है लेकिन एक निश्चित अपनी गति से कर रही है, यानी उसकी जो निश्चित है गति है वह कैसी है? निश्चित है, बीच में कम या ज़्यादा नहीं हो रही है। तो उस अंतराल को क्या कहेंगे? आवर्ती अंतराल के नाम से जानेंगे। फ़ारेनहाइट स्केल का न्यूनतम एवं अधिकतम बिंदु क्या होता है? तो फ़ारेनहाइट स्केल पर जो सबसे न्यूनतम बिंदु होता है वह होता है 32 डिग्री यानी कि 32 डिग्री से 212 डिग्री तक। सबसे न्यूनतम बिंदु 32 डिग्री और सबसे अधिकतम बिंदु कितना होगा? तो 212 डिग्री। एक से अधिक तत्वों अथवा यौगिक के अनिश्चित अनुपातिक योग को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक या उनके यौगिकों के अनिश्चित अनुपात को हम मिश्रण के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन की मात्रा हाइड्रोजन की तुलना में कितने गुना होती है? तो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मात्रा हाइड्रोजन की तुलना में 1/1840 गुना होती है।
सॉफ्ट ड्रिंक, जैम, जेली, ब्लूप्रिंट, पेपर इत्यादि के निर्माण में किस अम्ल का इस्तेमाल होता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका ईवीएस के सेक्शन में यूपी टेट और सुपर टेट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसे आप ज़रूर नोट डाउन करेंगे कि सॉफ्ट ड्रिंक, जैम, जेली, ब्लूप्रिंट, पेपर इत्यादि में हम साइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे वायरस किसके बने होते हैं? तो वायरस किसके बने होते हैं? प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्लों के बने होते हैं। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या होती है? तो एक जाति यानी कि स्पीसीज को हम वर्गीकरण के आधार की इकाई कहते हैं। किसी भी चीज़ का हम वर्गीकरण किसके आधार पर करते हैं? तो उसकी जाति के आधार पर करते हैं। यहाँ जाति से तात्पर्य किसी सामाजिक जाति से नहीं बल्कि एक उस वर्ग की विशेषताओं से है। जैसे अपने कीट की प्रजाति हो गई, पक्षियों की प्रजाति होगी, तो वह क्या होगी? एक जाति का जो है बोध करा रही है। साइनोबैक्टीरिया का लाक्षणिक रंग क्या है? तो जो साइनोबैक्टीरिया है इसका लाक्षणिक रंग होता है फाइकोसाइनिन। क्या होता है? फाइकोसाइनिन। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट है कि मोनिका सेलेस किस खेल के लिए सुविख्यात खिलाड़ी हैं? तो मोनिका सेलेस का संबंध किससे है? टेनिस से। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित तथा 1980 के ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले अशोक कुमार किसके पुत्र थे? तो ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर ध्यानचंद्र जी के पुत्र का नाम क्या है? तो वह है अशोक कुमार और इन्होंने 1980 के ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व भी किया था। और हाल ही में आपके मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार जो नाम कर दिया गया है वह किसकी जगह पर नाम कर दिया गया है? तो जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पूर्व में प्रदान किए जाते थे उनका नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, जो कि 2022-23 के अंतर्गत किसे दिया गया है? तो अंचिता शरद कमल को। इस चीज़ को भी याद रखेंगे, अंचिता शरद कमल जी को दिया गया है। अभिजीत कुट्टे किस खेल के प्रमुख रूप से संबंधित हैं? तो अभिजीत कुट्टे का संबंध है शतरंज से। मातृशक्ति के संदर्भ में किसने लिखा कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो? तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये पंक्तियां लिखने वाले थे जयशंकर प्रसाद। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये पंक्तियां लिखने वाले थे जयशंकर प्रसाद। अगला है प्रश्न, संस्था क्राई का पूरा नाम क्या है? संस्था क्राई का पूरा नाम क्या है? तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा पूरा आ नहीं पाया है। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, उस्ताद जफ़र हुसैन खान किस संगीत से जुड़े थे? उस्ताद जफ़र हुसैन खान किस संगीत से जुड़े थे? तो उस्ताद जफ़र हुसैन खान का संबंध है कव्वाली और सूफी संगीत से। तो यहाँ पे हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।